लोग बेसिक मैथ्स की बात कर रहे थे और इनमें से हमने बताया था नेचुरल नंबर के बारे में, मतलब प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और पूर्णांक संख्या के बारे में। ओके, एक बार रिकॉल कर देता हूं। आप बताओगे कि प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है? बोलो भाई, कहां से होती है? प्राकृत संख्या की शुरुआत कहां से होती है? एक से। चलो भाई, पता है कि एक से होती है शुरुआत। ओके, एक, दो, तीन, चार। अच्छा, प्राकृत संख्या को अगर मैथ्स में लिखा जाएगा, इसका नोटेशन क्या है? किस चिन्ह से इसको दर्शाया जाता है? एन से दर्शाई जाती है। ओके, एन से दर्शाई। कहीं पर भी मैथ्स में अगर एन लिखा है तो हम फौरन समझेंगे कि ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, प्राकृत संख्या की बात कर रहा है। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अच्छा, पूर्ण संख्या की शुरुआत कहां से होती है? जीरो से होती है। एक बार बोलना जरूरी है ना? सब लोग को रिस्पॉन्स करना है ताकि थोड़ा सा एनर्जेटिक माहौल लगे, है ना? उस माहौल में आपको भी अच्छा लगेगा। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत जीरो से होती है। जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। ओके, इस तरह से चलती जाती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई पूर्ण संख्या का नोटेशन, आपको जैसे कि पता होगा डब्ल्यू। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में संख्या किसकी ज्यादा है, प्राकृत संख्या की ज्यादा संख्या है या पूर्ण संख्या की? पूर्ण संख्या की संख्या ज्यादा है। ठीक है जी, तो पूर्ण संख्या में आपका जीरो भी शामिल है, इसलिए पूर्ण संख्या की संख्या ज्यादा है। ठीक, इसके बाद आता है पूर्णांक, जिसको आई से या जेड से सूचित किया जाता है। ओके, देखो, पूर्णांक है, ये जीरो है। जीरो के राइट साइड में वन आता है, टू आता है, थ्री आता है, फोर आता है, फाइव आता है, डॉट डॉट टू आगे चलते जाएगा। इधर भी माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, डॉट डॉट टू आते जाएंगे। ठीक है जी, ये देखो गिनती वाला संख्या है और ये गिनती वाला संख्याओं का ऋणात्मक संख्या है और साथ में जीरो भी शामिल कर रहे हैं। तो गिनती वाली संख्याओं की ऋणात्मक संख्या तथा जीरो को पूर्णांक कहा जाता है ना? तो पूर्णांक में गिनती वाली संख्या भी आएगी और गिनती वाली संख्या में माइनस लगाने के बाद जो संख्या बनेगी, जिसको हम लोग गणित की भाषा में नेगेटिव संख्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, वो भी आएंगे, साथ में जीरो भी आएंगे। ठीक है, अच्छा, ये एक सीधी लाइन पर जो इस तरह से जो दिखाई जाती हैं, इस तरह से जो दर्शाए हैं कि भाई माइनस डॉट डॉट टू, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ये संख्या रेखा है। एक सीधी लाइन पर जो इस तरह से दिखाया है ना, ये संख्या रेखा है। आप बताओ जरा, संख्या रेखा है कि संख्या रेखा पर जो पूर्णांक को हम दर्शा रहे हैं, नंबर्स को जो दर्शा रहे हैं, ये किस क्रम में दर्शा रहे हैं? बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? किस क्रम में? बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, 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 है ना? तो नंबर लाइन पर, संख्या रेखा पर हम संख्या को बढ़ते क्रम में सजाते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ठीक है जी, तो नंबर लाइन पर जब भी हम पूर्णांक को दिखाएंगे, हम हमेशा बढ़ते क्रम में दिखाएंगे। अच्छा, अगली बात, मैं पिछले क्लास की बात को ही एक बार रिकॉल कर रहा हूं। ठीक है, अगली बात कि तीन, ये तीन जैसे आपका नंबर है, तीन के दाहिने तरफ में आप बताइए, तीन से बड़ा नंबर आएगा या तीन से छोटा नंबर आएगा? तीन से बड़ा नंबर आएगा। अच्छा, तीन के बाईं तरफ जो है, तीन से बड़ा नंबर आएगा या छोटा नंबर आएगा? चलो छोड़ दो तीन को, हम ले लेते हैं वन, ले लेते हैं। तो वन के दाहिनी तरफ में वन से बड़ा या छोटा, और वन के बाईं तरफ में वन से छोटा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी नंबर ले लेते हैं संख्या रेखा पर, तो उस नंबर के दाहिनी तरफ हमेशा उनसे बड़ा नंबर आएगा और उस नंबर के बाईं तरफ जो है हमेशा उनसे छोटा नंबर आएगा। नंबर कहने का मतलब संख्या आएगा। अच्छा, अब आपको कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर ये पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या में, तो आप बता दिए, ऋणात्मक में आप बता दीजिए। तो आप देखिए, ऋणात्मक में भी सेम बात है। -3 के दाहिनी तरफ में अगर आप देखिएगा, -3 के दाहिनी तरफ में देखिएगा, हमेशा -3 से बड़ा नंबर आएगा। -3 के दाहिनी तरफ में आप देखिएगा तो -3 के दाहिनी तरफ में हमेशा -3 से बड़ा नंबर आएगा। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये -3 से हमेशा बड़ा नंबर है। और -3 के बाईं तरफ में -3 से हमेशा छोटा नंबर होता है। ठीक है, अच्छा, और एक बात, अब ये जीरो नंबर तीन तरह का होता है जी।
नंबर जो है, संख्या जो होता है, तीन तरह का होता है। एक धनात्मक संख्या होता है, एक ऋणात्मक होता है, तीसरा क्या होता है, अनावेशित। अच्छा, जीरो कैसा नंबर है, अनावेशित है। ये नो तो धनात्मक है, नो ही ऋणात्मक है, ये अनावेशित नंबर है। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है, जीरो अनावेशित नंबर है। अच्छा, ये 2 सीधा लिखें, ये कैसा नंबर है, धनात्मक या ऋणात्मक? अच्छा, +2 लिखें, ये धनात्मक या ऋणात्मक? +3 लिखें, धनात्मक या ऋणात्मक? 3 लिखें, धनात्मक या ऋणात्मक? देखो, प्लस वाला नंबर जो है ना, हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। प्लस वाला नंबर आप देखिएगा 2 3 4 5 7 बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके आगे बार बार प्लस देना जरूरी नहीं समझा जाता है कि भैया +2 लिखो, ये कोई जरूरी नहीं। आप 2 भी लिखोगे तो इसका मतलब +2 ही है ना। 3 +3 को आप सीधा सीधी 3 ही लिखोगे, ठीक है। बार बार देना जरूरी नहीं है कि क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बार बार प्लस लगाना जरूरी है। लेकिन ऋणात्मक संख्या को जब भी आपको दर्शाना है तो आपको उसमें माइनस लगाना है ना, उसमें माइनस लगाना है। ये जैसे -5 है, ठीक है ना, -5 है ना, माइनस का 5 है, -5 है, ठीक है ना। ये ऋणात्मक संख्या है। जब भी ऋणात्मक संख्या लिखेंगे, आगे एक तो सीधी लाइन जो माइनस का सिंबल होता है, माइनस का चिन्ह होता है, -5 है, -6 है, -2 है ना। ये सारे के सारे ऋणात्मक नंबर हैं, ठीक है, सारे के सारे ऋणात्मक नंबर हैं। अब और एक बात मैं समझा दूं चलते चलते, ये 0 है जी, -0 ये कैसा नंबर है, बोलो भाई। -0 धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या या अनावेशित संख्या? ये अनावेशित संख्या अभी भी है। -0 का मतलब मैं समझाता हूं, -3 का मतलब क्या होता है, -1 × 3 कर सकते हैं, तो इसका मतलब -3 होता है। -4 का मतलब -1 × 4 कर सकते हैं, सॉरी -1 × 4 कर सकते हैं, तो ये आपका -4 हो जाएगा। तो -0 का मतलब -1 × 0, -1 × 0, -0 का मतलब -3 का मतलब -1 × 3 है ना, -4 का मतलब -4 का मतलब -1 × 4, उसी तरह से -0 का मतलब -1 × 0, तो -1 × 0। अब हम जानते हैं कि 0 से किसी भी नंबर में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये 0 ही होगा। तो -0 अल्टीमेटली ये 0 ही है ना। ऐसा नहीं बोलना है कि -0 ऋणात्मक संख्या, -0 का मतलब -1 × 0, -1 × 0 का आने का मतलब 0 है ना। ये आपका अनावेशित संख्या ही होगा, ठीक है जी। चलो, ये बात यहां तक बात पिछली क्लास में कर लिए थे, और थोड़ी सी बात और कर लेता हूं क्योंकि कुछ लोग न्यू स्टूडेंट भी जुड़े हैं। आप देखो यहां पर 5 है, इधर 3 है। एक गणित का सिंबल आता है, संकेत आता है, ये 5 बड़ा है 3 से। जिधर फैला हुआ है जनाब, जिधर फैला हुआ है उधर बड़ा है, 5 की तरफ फैला है तो 5 बड़ा है, आगे वाले से, आगे वाला क्या है, 3 है, 3 से। जिधर फैला है उधर बड़ा होता है, 5 की तरफ फैला है तो 5 बड़ा है, आगे वाले से 3 से। 6 बोलो भाई, 6 बड़ा है किन से, है ना। ये सामने वाला जिधर फैला है ना, उधर वाला जो होता है बड़ा होता है ना, उधर वाला जो होता है बड़ा होता है, ओके। अच्छा, 6 बड़ा है 2 से, या यूं भी लिख सकते हैं, इसी बात को मैंने लिखा है, ये क्या लिखा गया है, हाँ, या 6 बड़ा है, ये 6 बड़ा है 2 से, या आप कह सकते हो जिधर सिकुड़ा हुआ रहता है, जिधर सटा हुआ रहता है, वो छोटे की निशानी है, 2 छोटा है 6 से, बिल्कुल सेम है। अगर हम बात करें कि ये बड़ा है इनसे, है ना, ये बड़ा है इनसे, या फिर बोलें ये छोटा है इनसे, बात तो सेम है ना। तो 6 बड़ा है 2 से, बिल्कुल सही बात है। 6 अगर 2 से बड़ा तो इसका ऑब्वियस सी मतलब है कि 2 छोटा हो जाएंगे 6 से, ठीक है जी। चलो, ये बात भी हम लोग पिछले क्लास में किए थे, और अब थोड़ा सा निगेटिव नंबर के ऊपर आते हैं, -8 और -3। बोलो भाई, -8 और -3 में कौन बड़ा नंबर है, -3 बड़ा नंबर है, ठीक है जी। जिधर बड़ा नंबर उधर फैला कर लिखेंगे, इधर फैला हुआ सिंबल लगाएंगे, ठीक है ना। -3 बड़ा है। निगेटिव नंबर के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था, ऋणात्मक संख्या के बारे में, कि भैया ऋणात्मक वाला नंबर जिसके आगे माइनस रहता है, -8 है, इसका मतलब कोई आदमी है जिसके पास 8 रुपया कर्ज है। किसी भी नंबर के अगर माइनस लिखने का मतलब वो किसी आदमी के पास उतना रुपया कर्ज है। किसी भी नंबर के पास, किसी भी संख्या के आगे अगर माइनस लिखते हैं, इसका मतलब कि वो जो संख्या है, वो जो है वो
कर्ज है ना, किसी आदमी के पास उतना कर्ज है। किसी आदमी के पास 8 के आगे माइनस लिखे हैं, इसका मतलब किसी आदमी के पास 8 रुपया कर्ज है। अगर 3 के आगे माइनस लगाए हैं तो किसी दूसरे आदमी के पास 3 टका कर्ज है। ठीक है भाई, किसी आदमी के पास 2 आदमी हैं, एक के पास 8 टका कर्जा है और एक के पास माइनस मतलब एक के पास 3 रुपया कर्जा। माइनस का मतलब कर्जा, उतना कर्जा, -8 का मतलब 8 रुपया कर्जा किसी एक आदमी के पास। दूसरे आदमी के पास 3 के आगे माइनस है तो 3 टका कर्जा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों आदमी में अमीर कौन होगा, जिसके पास 3 टका कर्जा है वो अमीर होगा या जिसके पास 8 टका कर्जा है वो अमीर होगा? 3 टका वाला। इसके पास कम कर्जा है इसलिए ये अमीर है, मतलब बड़ा है। -3 बड़ा है -8 से। ओके, तो -3 बड़ा है -8 से। तो निगेटिव नंबर, ऋणात्मक संख्या में जिसके पास जितना ज्यादा कर्जा उतना ही छोटा हो आदमी, कहे तो उतना ही छोटा नंबर। ठीक है जी, -15 है और माइनस का 10 है, बड़ा कौन, -15 या -10? -10। भाई ऋणात्मक का मतलब एक आदमी है जिसके पास 15 रुपया कर्ज है, एक दूसरा आदमी है जिसके पास 10 टका कर्ज है ना, तो 10 रुपया कर्ज है। तो 10 रुपया जिसके पास कर्ज है वो इसकी तुलना में, गरीब तो दोनों हैं, बट जिसके पास 10 टका कर्जा है, उस 10 टका कर्जा है और एक दूसरे आदमी के पास 15 टका कर्जा है, 10 टका कर्जा वाला इसकी तुलना में अमीर होगा, ये तो बड़ा होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हम कर चुके थे पिछली क्लास में। अब हम लोग आगे आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे प्राकृत संख्या की, उसके बाद पूर्ण संख्या की, उसके बाद जो है पूर्णांक संख्या की बात किए थे, उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या की। लिखिएगा परिमेय संख्या, तीसरा चौथा नंबर में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसका नोटेशन है क्यों? परिमेय संख्या इसका सिंबल है क्यों? जब किसी संख्या को जब किसी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है वह परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है जहां पर कहलाता है साथ साथ लिखिएगा, जहां पर अंश और हर दोनों पूर्णांक हो तथा हर बराबर नहीं हो 0 के। हर इज नॉट इक्वल टू 0। आप लिखिएगा इसको, आप लिखोगे यार, ठीक है? ठीक है भाई, तबीयत थोड़ी खराब है यार, देखोगे यार। देखो, आपने बुक में पढ़ा होगा कि वह संख्या जो P बटे Q के रूप में हो, है ना, P बटे Q के रूप में, आपने बुक में पढ़ा होगा जो संख्या P बटे Q के रूप में हो
जहां पर p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल 0 हो, वह प्रमेय संख्या कहलाती है। उसी बात को हम मॉडिफाई करके लिखे हैं, उसी बात को हम मॉडिफाई करके लिखे हैं। जब किसी संख्या को, यहां पर को छूट गया है, जब किसी संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है वो प्रमेय संख्या कहलाता है। जब किसी संख्या, कोई भी संख्या को अगर आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है या लिखा जा सकता है, वह प्रमेय संख्या कहलाता है। जहां पर अंश और हर दोनों पूर्णांक हो, अंश और हर में दोनों पूर्णांक हो, पूर्णांक में जिस तरह का नंबर मैंने बताया है वो अंश में भी उसी तरह का नंबर आना चाहिए और हर में भी उसी तरह का नंबर आना चाहिए। तथा हर 0 के बराबर नहीं हो, है ना, हर जो है ये बराबर नहीं हो 0 के। ये भाई एक बराबर होता है, एक बराबर का सिंबल होता है, ये बराबर का सिंबल है, ये बराबर नहीं है का सिंबल है ना। बराबर दे दीजिए, तिरछी लाइन से कट कर दीजिए, वो बराबर नहीं है का सिंबल है। तो हर जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आपको मालूम है ये क्या कह रहे हैं, एक बार मैं रिकॉल कर दूं। यहां पर ये कह रहा है भैया कोई भी संख्या ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में रहेगा। ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट 2, इधर -1, -2, -3, -4। आपको मालूम है ये आपका नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, संख्या रेखा है। समझना भाई। तो कोई भी संख्या जो अंश बटे हर के रूप में है, गणित की भाषा में कोई भी चीज ऐसे लिखा रहे 3/5 ऐसे लिखा रहे, तो ऊपर का ठो को अंश कहा जाता है और नीचे वाले को हर कहा जाता है ना। गणित की भाषा में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो बोला कि कोई भी संख्या जो ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में हो, अंश बटे हर कहने का मतलब ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में हो, ठीक है, ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में हो। और साथ में क्या होना चाहिए, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों में इसी तरह का नंबर आना चाहिए, है ना। चाहे ऊपर वाला में हो चाहे नीचे वाला में, दोनों में एक साथ जो है इसी तरह का नंबर आना चाहिए। तो आप देखो 3 अगर प्रमेय संख्या के एग्जाम्पल्स लिखा जाए, प्रमेय संख्या के एग्जाम्पल कहे तो उदाहरण अगर लिखें तो क्या लिखा जाएगा, जैसे 2/5 लिख दिया। भाई कोई भी संख्या जिसको ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में लिख सकते हैं, अंश बटे हर कहने का मतलब ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या जिसको आप ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में लिख सकते हैं वो प्रमेय संख्या कहलाती है। लेकिन शर्त यह है कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों पूर्णांक होना चाहिए, दोनों इसी तरह का नंबर होना चाहिए, जो नंबर लाइन पर दिख रहा है दोनों इसी तरह का नंबर होना चाहिए, ठीक है भाई। बैठा लो भाई। कौन? अच्छा, कौन ऐसे ऐसे करता है भाई? वो आदमी ही चमत्कारी है ना इसलिए वो हमेशा चमत्कार करते रहता है। उसका जब मूड होगा क्लास में शरारत करेगा, जब मूड होगा निकल जाएगा पीछे से। अरे सुधरा करो यार, ये क्लास है, क्लास की तरह रखो। आपको लगता होगा, हो सकता है कि इसको लगता होगा कि हम ज़्यादा ज्ञानी होगी, ये सब जानते हैं। बहुत ऐसी बातें हैं जो आप छोटी छोटी बात है, आपके एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में छोटी बातें पूछी जाती है, बड़ी बातें नहीं पूछी जाती। बड़ी बातें हमको आता है भाई, आपको भी मालूम है कि हम 11th 12th वाले को, बीएससी वाले को पढ़ाते हैं भागलपुर में, वो आता है। लेकिन आपके एग्जाम में बड़ी बातें नहीं पूछी जाती, छोटी बातें पूछी जाती। तो छोटी बातों को बताना मेरा फर्ज है ना, नहीं बताएंगे, सबको लेकर चलना है। जो सबसे पिछला बेंच में जिसको, तो क्या 6 को 6/1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। आप देखो तो अगर 3 को 3/1 के रूप में लिखा गया है तो 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है और ऊपर बटे नीचे के रूप में आपको दिख रहा है, इसलिए जो है आपका 3 भी प्रमेय संख्या हो जाएंगे। क्योंकि 3 को आप ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में लिख पाते हैं, इसलिए जो है आपका 3 प्रमेय संख्या हो गया। 4 को भी आप ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में लिख पाते हैं, इसलिए आपका 4 भी प्रमेय संख्या हो गया। 5 को भी ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में आप लिख पाते हैं, इसलिए 5 भी प्रमेय संख्या हो गया। सिमिलर तरीके से 6 को भी आप 6/1 लिख पाते हैं, इसका मतलब 6 भी प्रमेय संख्या हो गया। इसका मतलब जितना भी गिनती वाला नंबर आप जानते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो भी गिनती वाला नंबर आप जानते हैं, सीधौवा वाला नंबर, वो सब के सब प्रमेय संख्या होगा। सब के सब क्या होंगे? प्रमेय संख्या होंगे। ओके, अब आगे देखो जरा।
अरे देखो इधर, अगर -2 है, अगर -2 है तो आप -2 को -2/1 भी लिख सकते हैं। -2/1 का मतलब -2, -3 का मतलब -3/1 है ना, -3/1, -4 का मतलब -4/1। ये सब के सब जो है, -2 का मतलब -2/1, -3 का मतलब -3/1, -4 का मतलब -4/1, ये सब के सब जो नंबर हैं, सब के सब परिमेय संख्या हैं, सब के सब संख्या जो है परिमेय संख्या है। -2 को हम -2/1 लिख पाएंगे तो ये ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में लिख पाए, और ऊपर वाला भी परिमेय संख्या है और नीचे वाला भी परिमेय संख्या है, इसलिए जो है -2 भी आपका परिमेय संख्या है। तो -2 को आप ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में लिख पाते हैं, इसलिए -2 भी परिमेय संख्या, -3 भी परिमेय संख्या, -4 भी परिमेय संख्या है, ये सब के सब परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो हम फ्रेश पेज में हम आपको परिमेय संख्या के बारे में बता दें। 1/2 परिमेय संख्या, 3/5 परिमेय संख्या, 4/3 परिमेय संख्या, -7/2 परिमेय संख्या, -8/5, -8/-5 ये भी परिमेय संख्या, 0/1 कहे तो ये भी परिमेय संख्या, 0/1 का मतलब 0 होता है, 0 भी परिमेय संख्या। ठीक है, आप कोई भी नंबर लेते हैं, आप कोई भी नंबर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, कोई भी नंबर लेते हैं वो सबके सब परिमेय संख्या। और गिनती वाला नंबर में आप माइनस लगा दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -100, ये भी आपका परिमेय संख्या हो गया, है ना। तो कोई भी बट्टे वाला नंबर या सीधा वाला नंबर को हम बट्टे वाले नंबर के फॉर्म में लिख पाएंगे, बट्टे वाले रूप में लिख पाएंगे। एक को हम लिख ही पाएंगे, एक को हम 1/1 लिख सकते हैं, है ना। तो ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में ऊपर वाला भी परिमेय संख्या, नीचे वाला भी परिमेय संख्या, इसीलिए जो हम एक को परिमेय संख्या बोलेंगे जी, है ना। तो आप एक बार एग्जांपल्स को कॉपी करना, इसको छापिएगा, ये सब के सब परिमेय संख्या है। हम दशमलव के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, अभी आप इसको लिखिए, उसके बारे में भी बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे धीरे धीरे से, बट आप एक बार एग्जांपल्स को लिखिए। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई बटे वाला तो आएगा ही इसमें, साथ में ये जितना भी पूर्णांक है 1 2 3 4 5, इधर का -1 माइनस का 2 माइनस का 3, जो भी कुछ लोग 6 to 8 के भी होंगे, ठीक है ना। और हाँ, वो भी पढ़ लीजिए, है ना, क्या करेंगे, शेड्यूल थोड़ा सा उल्टा हो गया, बट आपको फायदा ही होगा, है ना। ये बेसिक मैथ्स है, आगे चलकर बीपीएससी में बैठोगे तो फायदा ही होगा। चलो भाई देखो, ये जितना भी ये पूर्णांक है, आपको मालूम है कि ये पूर्णांक है, और जितना भी पूर्णांक है सभी के सभी पूर्णांक को आप परिमेय संख्या कह सकते हैं। जितना भी पूर्णांक है सभी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक को, जितना भी पूर्णांक है सबके सब पूर्णांक को आप अंश बटे हर के रूप में लिख पाएंगे, है ना। आप नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, आप नोट करके फिगर बनाइएगा, नोट करके देखिए भाई, छोटी छोटी बातों को समझना जरूरी है। बड़ी बात तो ठीक है, किताबों में लिखी रहती हैं या बोल भी देते हैं, ठीक है ना, बट छोटी बात नहीं समझ पाओगे ना तो बड़ी बातें कभी भी समझ में ही नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है, ठीक है ना। तो छोटी बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। तो आप नोट करके लिखोगे, नोट करके लिखोगे कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। जितना भी पूर्णांक है सबके सब पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, जितना भी पूर्णांक है सबके सब पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। अच्छा, आपको बैठने का जगह नहीं मिल रहा है, कहाँ पर बैठेगी? अच्छा दोस्त, ठीक है, ये भी सही है, लेकिन वहां बैठा जा सकता था। चलो भाई, हाँ, जितना भी पूर्णांक आपको दिख रहा है ना सबके सब पूर्णांक जो है परिमेय संख्या के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। चलो भाई, अब आगे देखो।
तबीयत मेरा यार ज्यादा खराब हो गया है। देखो, जैसे दशमलव वाला नंबर है 3.222, ये चलते जाएगा। अगर दशमलव के बाद सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है और वो चलते जा रहा है, तो वो भी आपका प्रमेय संख्या होती है ना, वो भी आपका प्रमेय संख्या होती है। दशमलव के बाद 2222 लिखते गए हैं, ये भी आपका प्रमेय संख्या होगी। आप 5 पॉइंट आप लिखिए 323232, लगातार कोई पैटर्न में आना चाहिए, खास पैटर्न में आना चाहिए कि 323232 दिख रहा है तो हर जगह 32 ही दिखना चाहिए, वो भी आपका प्रमेय संख्या के कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसको P बटे Q के फॉर्म में लिख पाते हैं। इसके बारे में आगे भी हम डिटेल से चेंज करने बताएंगे। अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद अगर सेम नंबर आता है, सेम नंबर बार बार रिपीट होता है, तो फिर वो आपका प्रमेय संख्या हो जाएगा, है ना, तो फिर आपका प्रमेय संख्या हो जाएगा। 7.121212 लिखेंगे तो ये भी आपका प्रमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप यूं लिखेंगे कि 3.141572 समथिंग, है ना, ये अगर 14 है, 15 है, 7228 समथिंग, मतलब कोई अगर पैटर्न आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई खास तरीके से नहीं लिखा गया है, तो फिर वो प्रमेय संख्या नहीं होगा, उसको आप अंश बटे हर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। किसी को पाई के बारे में थोड़ा पता होगा, पाई का मान अगर आप कैलकुलेट करोगे, मोबाइल में डालोगे 3.14157228 समथिंग, बहुत सारा बड़ा जैसा नंबर आएगा और उसमें आपको कहीं पैटर्न नहीं दिखेगा, है ना, तो इसलिए जो है पाई को अप्रमेय संख्या की कैटेगरी में रखा गया है ना, वो हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। ये आपका प्रमेय संख्या नहीं है, ये आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है जी, अपरिमेय संख्या, ठीक। और एक बात प्रमेय संख्या के बारे में समझा दूं। देखो, अच्छा, वर्गमूल निकालना कितने लोग को आता है? इसमें वर्गमूल निकालना नहीं आता, ठीक, वर्गमूल निकालना देखो भाई, नहीं आता कोई बात नहीं, नहीं आता है बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन आने के बाद उल्टा पुल्टा नहीं आना चाहिए। देखो, ये वर्गमूल का सिंबल होता है, ठीक है भाई, वर्गमूल का सिंबल होता है, और वर्गमूल का सिंबल होता है जैसे इसमें लिख दिया जाए भाई 9 लिख दिया जाए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, 9 लिख दिया जाए, तो अब 9 का वर्गमूल निकालना है हमें, तो आपको क्या करना है, हाँ ठीक है, जिसको आता है तो ठीक है, 9 का एलसीएम लोगे, है ना, 9 का एलसीएम लोगे, 3 3 3 जा 9 आ जाता है, और 9 को हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 गुना 3। अब वर्गमूल में क्या होता है, दो ठो में से एक ठो बाहर आ जाता है, तो 2 ठो 3 है गुना में, तो 1 ठो 3 बाहर आ जाएगा, तो √9 जो होता है, √9, है ना, ये √9 होता है, ये √9, इसको बोला जाता है √9, सॉरी √9, √9, ठीक है ना। तो जो भी ये वाला सिंबल है, इसके अंदर जो भी लिखा रहेगा ना, तो उसका एलसीएम ले लीजिए और दो का पेयर बनाइए, दो में से एक तो बाहर निकालना है, वो आपका 3 आपका इसका वर्गमूल हो गया, है ना, 3 आपका वर्गमूल हो गया। तो √9 को हम क्या लिख पाएंगे, जब आप इसका वर्गमूल निकालते हैं, रूट से बाहर करते हैं तो 3 आता है, और आप ये बताइए क्या 3 प्रमेय संख्या है या नहीं है, इसलिए जो है √9 भी प्रमेय संख्या हो गया, है ना, इसलिए √9 भी आपका √9 कहे तो 9 का वर्गमूल भी आपका √9 जो है, √9 का वर्गमूल 3 आता है ना, तो 3 आता है, तो इसलिए जो है √9 भी आपका प्रमेय संख्या हो गया जी, है ना, √9 भी आपका प्रमेय संख्या हो गया, ठीक है, √9 भी प्रमेय संख्या हो गया। अब और एक बात समझो, बस अभी ये तो टॉपिक ही है ना, वर्गमूल वाला टॉपिक ही है, बट थोड़ा सा सिर्फ आइडिया यहां ले रहा हूं। 25 है, 25 को आप क्या लिखोगे, 5 गुना 5, है ना, 5 गुना 5 आप लिखिए, है ना, 25 को 5 गुना 5 लिखिए, दो तो 5 है, 2 तो 5 में से 1 तो 5 बाहर आ जाएगा, है ना, तो √25 को आप 5 लिख पाएंगे, तो √25 को आप लिख पाएंगे 5, ठीक है ना, 5 लिख पाएंगे, ठीक है, √25 को 5 लिख पाएंगे। उसी तरह से 16 को 4 गुना 4 16 होता है, 4 आ जाएंगे, ठीक है, और ये सबके सब पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब सबके सब परिमेय संख्या हो रहा है ना, सबके सब परिमेय संख्या हो रहा है। तो अगर आपको पता है, जिसको नहीं पता तो ठीक है, थोड़ा देर बाद समझेंगे, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, वो सभी के सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है ना, तो आप इसको लिखोगे, इसके बाद जो है नोट करके लिखना है, नोट करके लिखना। आप इसको पहले ऊपर वाले इसको भी कॉपी करोगे, है ना, यहाँ कॉपी करोगे, इसको कॉपी करोगे, ये परिमेय संख्या आपका नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या नहीं है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है जी, ये परिमेय संख्या नहीं है, कॉपी करो, मतलब छापना है। देखो बोर्ड पर जो भी लिखा जाएगा सबको छापना है जी,
बोर्ड पर जो भी लिखे जाएंगे सबको छापना है। कोई डाउट्स आएगा, अगर हम जो बात बोल रहे हैं उनमें से कुछ डाउट आएगा तो जरूर बोलेंगे सर इसमें डाउट है। बैग वहां रखो, बैठने दो, बैठो, बैग यहाँ रखो। हाँ जी, नोट में आप लिखिएगा जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वह परमेय संख्या होती है, वह परमेय संख्या होती है। जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाती है वह परमेय संख्या होती है। जी बोलो। हाँ, वही बात बोल रहा हूं, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वो परमेय संख्या नहीं होगी, है ना। तो जिसका पूरा पूरा, मैं नोट करके लिखा रहा हूं कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वह परमेय संख्या होता है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वह परमेय संख्या होती है, ठीक है, वह परमेय संख्या होती है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वह परमेय संख्या होती है। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वह परमेय संख्या होती है, ठीक है जी। जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा वो सबके सब परमेय संख्या होगी। ये सारी बातें आप लिख लिए हैं, ठीक है, ये सारी बातें लिख ली हैं, लिख लेना। देखो जो भी चीज पढ़ाएंगे ना उसमें अगर कोई डाउट आएगा तो जरूर पूछेंगे, है ना। बोलो। ठीक है जी, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जी। एक बार हम सर्कल के थ्रू से चीजों को समझाते हैं। देखो भाई, सबसे छोटा जो होता है ना ये आपका प्राकृत संख्या होती है ना, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 .2, ये प्राकृत संख्या है। अच्छा, प्राकृत संख्या से जस्ट बड़ा कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या, है ना। इसके आगे मैं लिख रहा हूं, सॉरी, कहां से खींचा जा रहा है? नहीं हो रहा है तो भाई अपने से गोल कर लेंगे, क्या है दिक्कत है। इसको फिक्स कहाँ करेंगे यार? कोई बात नहीं, हम दूसरा उपाय लगा लेंगे इसका। अरे यार शिट, पेज बदल देता हूँ। देख भाई, ये कौन सा, कहाँ से रे? अच्छा, इसको ऊपर नीचे कर लिया है ना। हाँ, समझदार है। ऐसा करता हूँ, ये लफड़े में नहीं फंसता हूँ, मैं अपने से लिखता हूँ, ठीक है। सबसे छोटा जो होता है ना प्राकृत संख्या होती है, सबसे छोटा प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या की शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5। अच्छा, प्राकृत संख्या से बड़ा जो होता है पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 1 2 3 4 5। भाई सबसे छोटा प्राकृत संख्या, उससे बड़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या से बड़ा कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। बातचीत नहीं, पूर्णांक संख्या में आ जाता है
-4 डॉट डॉट 2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 2। ये सब के सब पूर्णांक संख्या होगी। अच्छा, पूर्णांक संख्या से भी बड़ी जो होती है वो आपका परमेय संख्या होती है। परमेय संख्या, परमेय संख्या देखो, पूर्णांक संख्या से बड़ी होती है परमेय संख्या। जितना भी परमेय संख्या है सबके सब पूर्णांक जो है सबके सब परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, ये जितना भी पूर्णांक है सबके सब परमेय संख्या के अंदर आएगा। साथ में बटे वाला भी आएगा, 2/3 4/5 6/7, ठीक है ना, बटे वाला भी आएगा और दशमलव वाला भी आएगा। लेकिन दशमलव वाला खास तरह का आएगा कि 2.33 इस तरह का नंबर आ जाए, चलते जाएगा, या 3.55 इस तरह का नंबर आ जाए, ठीक है ना भाई, इस तरह का नंबर आ जाए, या फिर वैसा नंबर जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल आता है, √4 √16 √25, है ना, ये सब के सब जो है परमेय संख्या के अंतर्गत आता है। तो सबसे छोटी जो संख्या होती है, संख्या का जो सेट होता है, ये प्राकृत संख्या होता है, उससे बड़ा पूर्ण संख्या होता है, उससे बड़ा पूर्णांक संख्या होता है, और पूर्णांक संख्या से भी बड़ा परमेय संख्या होता है। ठीक है, आप इसी तरह का घेराबंदी कीजिए अपने कॉपी में। अगर जब भी क्लास लेंगे बीच में बातें नहीं करनी है ना, बातें करने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा टाइम है, न तो बात करना है न शरारत करनी है, आराम से लिखना है, जो पूछा जाएगा उसका जवाब देना है, जो नहीं जानते हैं रिप्लाई करना है उसको। इसको लिखो यार, देखो पढ़ने का बुक में तो लिखा रहता है हाँ भाई ये प्राकृत संख्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या हो गया, लेकिन कौन बड़ा कौन छोटा है तो इसको एक मैप के थ्रू से दिखा दिए कि भैया घेरा के थ्रू से, सर्कल के थ्रू से दिखा दिए, तो ये बातें क्लियर हो जाती हैं, है ना, कि कौन बड़ा कौन छोटा होगा, ये ज्यादा विजुअलाइज होता है दिमाग में, मैप के जरिए से चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। तो आप लिखो, एक बार लिख लिया। देखो मैथ्स को जितना आप जब तक कॉपी पर लिखोगे नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आपके दिमाग में रहेगा या नहीं रहेगा, है ना। जब तक आप उस चीज के ऊपर काम नहीं करते हैं, वो आप अपने कॉपी पर नोट नहीं करते हैं, उन चीज के ऊपर सोचते नहीं है, थिंक आउट नहीं करते हैं, तो वो चीजें आपका नहीं है, कभी भी स्लिप कर जाएंगी, है ना। तो आपको नोट जरूर करनी है, और साथ में जो है नोट करने के साथ साथ समझना है कि हाँ भाई क्या सर ने समझाया था। अगर कोई बात डाउटफुल लगता है तो फिर जरूर पूछेंगे। ठीक है भाई, ये बात हम इसलिए लिखे है कि भाई परमेय संख्या के अंदर जो है ना सब तरह का आएगा, पूर्णांक भी आ जाएगा, पूर्ण भी आ जाएगा, प्राकृत संख्या भी आ जाएगा, है ना। सबसे बड़ा परमेय संख्या है यहाँ पर जो दिख रहा है अभी घेरा में, तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या, उससे बड़ा पूर्ण संख्या, उससे बड़ा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या से भी बड़ा परमेय संख्या, ठीक है। परमेय संख्या के अंदर जो है सबके सब आ जाता है, जो आपको बोर्ड बोर्ड पे दिख रहा है। ऐसा नहीं कि यही फाइनल फिगर है, और एक फिगर बनाएंगे, अभी परमेय संख्या बताएं, इसके बाद अपरमेय संख्या आएगी, है ना, और इसके बाद काल्पनिक संख्या आएगी, फिर जो है सम्मिश्र संख्या आएगी, फिर फाइनल होगी। चलो जी, जल्दी फटाफट लिखो, नोट डाउन कर लियो, चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर लिखोगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या साथ साथ लिखना जी, इसका सिंबल क्यू डाइस है। अच्छा बैठने दो भाई, अच्छा बैठने दो, अरे ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट है यार, तुम समझता नहीं। थोड़ा थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा सा हो जाओ। अरे भाई मुरेठा वाले लेट कैसे हो जाती है, खेत गए थे क्या? हाँ अच्छा, चैन खुल गई थी क्या साइकिल का, या कोई और चैन खुल गया? चलो यार, चलो
तो जो अप्रमेय संख्या जो होता है, जो संख्या प्रमेय संख्या नहीं होती है, जो आपको दिखेगा कि ये प्रमेय नहीं है, तो उसको हम लोग अप्रमेय संख्या बोलेंगे, है ना। तो जो संख्या प्रमेय संख्या नहीं है, जो संख्या प्रमेय संख्या नहीं है, प्रमेय संख्या नहीं है, वह अप्रमेय संख्या कहलाती है। वह अप्रमेय संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है, कहलाती है। भाई आपको दिख जाएगा कि ये परिमेय नहीं है, तो खट से उसको बोल देंगे कि ये अपरिमेय होगा। अगर परिमेय नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या होगी, है ना। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी उसको हम अपरिमेय संख्या बोल देंगे। ठीक, अब देखो जरा जैसे √7 है, √7 को आप इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है, जैसे 2 में से 1 को निकाल लेते थे, 16 रहता तो 4 गुना 4 लिखते थे, 2 में से 1 को निकाल लेते थे, लेकिन 7 में ऐसा नहीं कर पाएंगे, है ना। 7 में ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो आप √7 को ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो √7 को अगर √7/1 लिख देते हैं तो ऊपर बटे नीचे के फॉर्म में तो लिखा गया, लेकिन ऊपर वाला भी आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और नीचे वाला भी पूर्णांक होना चाहिए। क्या √7 पूर्णांक है या नहीं है? नहीं है। पूर्णांक में ये रूट वाला नंबर नहीं आता है, दशमलव वाला नंबर नहीं आता है, बटे वाला नंबर नहीं आता, सीधा वाला नंबर आता है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह का, या उसमें माइनस लगा दो, है ना, जो आपको नंबर लाइन पर संख्या रेखा पर जो दर्शाए, है ना। तो आप इसको P/Q के रूप में कहे तो अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख पाएंगे। हाँ लिख पाएंगे, लेकिन लिखने के बाद अंश और हर में जो कंडीशन है कि अंश और हर दोनों का दोनों प्रमेय संख्या होना चाहिए, सॉरी दोनों का दोनों जो है आपका पूर्णांक होना चाहिए, वो पूर्णांक नहीं है। तो ओवरऑल √7 √3 √ आपका 13, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, है ना। 2 में से 1 तो बाहर नहीं निकाल पाएंगे, वो सब के सब अप्रमेय संख्या होगी। साथ में जो है 3, अब 5.12 आ गया, 3 2 7 6 1 5, कुछ भी आप इस तरह से नंबर आते जा रहा है, कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई खास तरीके से नहीं आ रहा है चीजें, तो फिर वो भी आपका अप्रमेय संख्या की कैटेगरी में आएगा, उसको भी हम अप्रमेय संख्या बोलेंगे जी, उसको भी हम अप्रमेय संख्या बोलेंगे। आप लिख लीजिएगा इसको। हाँ 5 दशमलव है ये। बोलो भाई, 3 अंक रिपीट हो या 4 अंक रिपीट हो या 10 अंक रिपीट हो, अगर निश्चित पैटर्न के हिसाब से रिपीट हो रहा है तो प्रमेय संख्या होगा। ठीक है, अगर निश्चित पैटर्न के हिसाब से रिपीट नहीं हो रहा है, सेम बार बार नंबर सेम जैसा नहीं आ रहा है, तो फिर वो प्रमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है जी, लिख पाए इसको? चलो तो भाई आप बताना जरा क्या 8 अप्रमेय संख्या है या नहीं है? क्या 8 प्रमेय संख्या है? अगर परिमेय हो गया तो वो अप्रमेय नहीं हो सकता है ना, वो अप्रमेय नहीं हो सकता है ना, ये बात ध्यान रखना। या तो परिमेय होगा या तो अप्रमेय होगा, अगर कोई परिमेय हो गया तो वो अप्रमेय नहीं हो सकता, अगर कोई अपरिमेय है तो वो परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक, अच्छा आप बताना जरा, √4 ये कैसा संख्या है? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? अगर ये परिमेय हो गया तो क्या ये अपरिमेय हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है वो सब के सब जो है आपका परिमेय संख्या होती है। ठीक है जी, चलो इसको कॉपी कर लिए होंगे। चलो 6 नंबर पर आते हैं, 6 नंबर 6 काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या काल्पनिक संख्या रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। संख्या कहा जाता है। ठीक है,
रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है ना, तो उसको हम लोग काल्पनिक संख्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे रूट ओवर माइनस का 5 है, रूट ओवर माइनस का 6 है, रूट ओवर माइनस का 7 है, रूट ओवर माइनस का 8 है। रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर हैं, ऋणात्मक संख्या है, तो फिर वो काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है। तो फिर वो काल्पनिक संख्या होती है। रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या है तो वो फिर काल्पनिक संख्या होती है। रूट है, इसके अंदर माइनस निगेटिव वाला नंबर है, तो उसको हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे। सीधा आपके एग्जाम में यूं आएगा कि भैया रूट ओवर माइनस 7 है, ये कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, या लिखा रहेगा काल्पनिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, समथिंग समथिंग लिखा रहेगा। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्या दिखेगा तो फिर वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक, काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक है जी। रूट के अंदर निगेटिव नंबर, चीजें याद रहनी चाहिए, ठीक। इसके बाद वास्तविक संख्या। इसका नोटेशन आ रहे हैं, आप देखो जरा, काल्पनिक संख्या का कोई नोटेशन बुक में नहीं आता है, इसलिए इसका कोई नोटेशन नहीं लिखे कि इसको इससे दर्शाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है ना, सीधा काल्पनिक संख्या, ठीक। जिसका नोटेशन होता है उसको जरूर लिखते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को संग्रह करके, कलेक्ट करके, इकट्ठा करके एक जगह पर रख देंगे तो उसका नाम वास्तविक संख्या होता है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। संख्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। वास्तविक संख्या आपको कई जगह पर देखने को मिलेगा कि भैया ऑप्शन में लिखा रहेगा वास्तविक संख्या या समथिंग, ये वास्तविक संख्या है, ऐसा कुछ टर्म हमेशा मिलेगा। तो फिर समझ होनी चाहिए कि क्या बोल रहा है वो, है ना। तो वास्तविक संख्या का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आएगा और साथ में अपरिमेय संख्या भी आएंगे। वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी आएंगे, अपरिमेय संख्या भी आएंगे। देखो परिमेय संख्या की बात कर लूं, -3, -2, -1, -1, 0, 1, 2, 3, ये है ना, जितना भी पूर्णांक है सबके सब परिमेय संख्या। बटे वाला भी आ जाता है, 2/3, 4/5, 7/8, 7/8, ये सबके सब आपका जो है परिमेय संख्या है। साथ में जो है जिसका पूरा पूरा वर्गमूल आता है वो भी आपका परिमेय संख्या हो जाता है। साथ में दशमलव के बाद जो है खास पैटर्न पर रिपीट होता है नंबर्स, वो भी आपका परिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाता है। ये सब के सब परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, और परिमेय संख्या किसको बोलेंगे जी, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता है। √3 है, √5 है, √7 है, √11 है ना, √11 है, या दशमलव वाला नंबर आए 3.1415728 ... तो चलते जाए इस तरह से, ठीक है। या दशमलव वाला नंबर आए लेकिन खास पैटर्न को पर नहीं आए, खास पैटर्न को फॉलो करते हुए नहीं आए, तो फिर वो सबके सब अपरिमेय संख्या होता है। तो वास्तविक संख्या कहने का मतलब कि भाई परिमेय संख्या वाला पार्ट भी आएगा वास्तविक संख्या में और अपरिमेय संख्या वाला पार्ट भी आएगा। परिमेय संख्या का भी हिस्सा आएगा और अपरिमेय संख्या का भी हिस्सा आएगा, है ना। दोनों तरह का संख्या वास्तविक संख्या में आएंगी, है ना। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कलेक्शन को, संग्रह को, दोनों को इकट्ठा करके जब एक जगह रख देंगे तो वो आपका वास्तविक संख्या होगा, है ना, वो आपका वास्तविक संख्या होगा। ये बात समझिएगा, हर मैथ्स के लगभग हर सवाल में आपको वास्तविक संख्या का समझ होना चाहिए। कोई भी सवाल आता है तो वास्तविक संख्या कई जगह पर लिखा रहता है कि ये वास्तविक संख्या है फलाना ढमकाना, लेकिन वास्तविक संख्या के बारे में जरूर आता है तो आप समझोगे कि वास्तविक संख्या कहने का मतलब इसी तरह का नंबर। आप और एक बात समझिएगा वास्तविक संख्या के बारे में, भाई आपके माइंड में जो भी संख्या आता है ना, सबके सब वास्तविक संख्या को बोल देना, सबके सब वास्तविक संख्या। किस संख्या को छोड़ करके, किस संख्या को छोड़ करके बोलोगे, देखो रूट के अंदर -3,
रूट के अंदर -7। भाई रूट के अंदर अगर निगेटिव वाला नंबर नहीं है ना तो इसका मतलब वो वास्तविक संख्या है ना। जगह नहीं मिला क्या भाई? अच्छा जगह बन जाएगा है ना, तो बेंच डेस्क बढ़ाना पड़ेगा यार। ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा हो रही है, खैर हाँ क्लासरूम में बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है भाई। ठीक है, अभी तो ये समझो कि ट्रेलर चल रहा है ना। चल कोई बात नहीं। देखो भाई रूट के अंदर, इधर इधर ध्यान दीजिए, अटेंशन प्लीज, कृपया ध्यान दें विद्यार्थीगण, ध्यान दीजिए इधर, उधर ध्यान नहीं देते। अरे ध्यान दो यार, इधर ध्यान। अरे उसका अच्छा वो आए हैं बैठेंगे और उसका मैनेजमेंट का काम है कैसे बैठाना क्या करना, आपका काम है पढ़ना भाई, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, आप उधर देखते हैं। ठीक है, आदत रहता है। देखो भाई, तो भाई वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। प्रमेय संख्या है और अप्रमेय संख्या दोनों को इकट्ठा करके जब बोलेंगे तो उसको वास्तविक संख्या कहेंगे। अब इस बात को भाई आपको लिखा दिए कि ये देखो ऊपर में पहला लाइन में, पहला रो में, पहला लाइन में हम प्रमेय संख्या लिखे और दूसरा लाइन में अप्रमेय संख्या लिखेंगे। इस सब को जो है, इस तरह के नंबर को ही हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। दूसरी तरफ से हम ये कह रहे हैं कि भैया वास्तविक संख्या अगर आपको ठीक है, ये सारी चीजें ज़हन में इतना सारा चीजें हो सकता है कि याद रहे नहीं रहे, तो आप सीधा समझिएगा कि रूट के अंदर निगेटिव वाला नंबर अगर नहीं है ना तो वो वास्तविक संख्या है ना। रूट के अंदर निगेटिव वाला नंबर जिसको हम लोग आयोटा वाला नंबर भी बोलते हैं, है ना। वो आयोटा के बारे में हम बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है ना। आयोटा के बारे में अभी बाद में बात करेंगे, वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन रूट के अंदर नेगेटिव वाला नंबर आप नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा, है ना। रूट के अंदर है, देखो ऐसे रूट लगाओ, ऋणात्मक संख्या लगाओ उसके अंदर, ठीक है। रूट लगाइए, ऋणात्मक संख्या लिखिए, रूट लगाइए, ऋणात्मक संख्या लिखिए, ठीक। तो रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या आता है ना, रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या अगर नहीं है ना, अगर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या अगर नहीं है, रूट के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या, रूट के अंदर ऐसे लिखना अगर नहीं है, ऐसे रूट बनाइएगा, ऋणात्मक संख्या बनाइएगा, अगर नहीं है तब वह वास्तविक संख्या होता है, तब वह वास्तविक संख्या होता है, तब वह वास्तविक संख्या होता है। भाई साहब रूट लिखिएगा, ऋणात्मक संख्या अगर नहीं है तो वह वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। तो वह वास्तविक संख्या होता है, तो वह वास्तविक संख्या होता है, ठीक। रूट के अंदर अगर ऋणात्मक नंबर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर वो वास्तविक संख्या होगा, ठीक है जी। एक बार रिकॉल कर दूं जो बात मैंने बोला है, इस बात को हम रिकॉल कर दें, ठीक है। इस बात को रिकॉल कर दें, बता दें कि क्या है। तो आप देखो जरा 5 लिख दिया गया, क्या ये वास्तविक संख्या है या नहीं है? बोलो भाई, क्या ये वास्तविक संख्या है या नहीं है? है भाई। सीधा आपको देखना है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो नहीं है, तो इसका मतलब वास्तविक संख्या है, सीधी बात है ना, सीधी बात है। आप देखो 7 लिख दिया, क्या ये वास्तविक संख्या है? क्या 9 वास्तविक संख्या है? क्या रूट 16 वास्तविक संख्या है या नहीं है? है। क्या रूट ओवर -16 वास्तविक संख्या है? नहीं है। रूट के अंदर माइनस वाला नंबर खाली नहीं रहना चाहिए, बाकी कोनो नंबर आएगा, कोई भी नंबर आएगा, सबके सब वास्तविक संख्या होगा, है ना, सबके सब वास्तविक संख्या होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वास्तविक संख्या में हर तरह का नंबर आ जाएगा, हर कोई नंबर आ जाएगा, सिर्फ रूट के अंदर माइनस वाला नंबर। जब भी बोला जाएगा कि भाई वास्तविक संख्या है ये, है ना, तो फौरन समझिएगा कि रूट के अंदर निगेटिव वाला नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर चलेगा, है ना, कोई भी नंबर चलेगा। बस लास्ट है वास्तविक संख्या के बाद जो है एक लास्ट, इसको लिख चुके होंगे, ठीक है भाई। जितना भी चीज पढ़ा देता हूँ वापस से घर पे पढ़ना है ना, पढ़िए, बार बार लिखिए। अगर आपको देखो भाई, हम पढ़ाने के साथ साथ समझाना भी जरूरी है, स्ट्रेटेजी भी बनाना जरूरी है कि कैसे काम करना है भाई, ठीक है। तो देखो कि कोई भी चीज जैसे आज मैंने बता दिया भाई, आप घर पे जाकर उसको पढ़िए, है ना, उसको पढ़िए, उसको लिख लिख करके पढ़िए, ऐसे बोल कर नहीं पढ़िए, लिखिए उसको। कोई भी सब्जेक्ट है ना, आप लिख लिख करके उस बात को पढ़िए, लिखिए उस बात को। एक बार समझ में नहीं आता, एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, लिखिएगा ना, चीजें धीरे धीरे दिमाग में फिट करेगा, है ना, चीजें धीरे धीरे दिमाग में फिट करेगा, फिर आपको ज्यादा भी समझ में आने लगे। आप देखो यहाँ पर होता क्या है कि क्लासरूम में है ना, कोई चीज यहाँ पर 2 तरह के लोग बैठे हैं। एक तरह के लोग हैं कि भैया जो स्कूलिंग किए हुए हैं तो उसको हर चीज आता है, मोटा मोटी हर चीज का समझ रहता है। और दूसरा जो
मदरसे वाला पार्ट है ना, उसको हो सकता है कि रहता भी हो सकता है कि नहीं भी उतना स्ट्रांग हो, है ना, दो तरह का पार्ट है। लेकिन मैं दोनों से कहना चाहूंगा भाई, आप स्कूल वाले से कहना चाहूंगा कि आप ज्यादा अपने आप को समझदार मत समझिए, है ना, और मदरसे वाले से कहना चाहूंगा कि भैया आप अपने आप को बेवकूफ मत समझिए, ठीक है भाई, मेहनत कीजिए। हम मेहनत करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। जो भी चीज पढ़ाई जाती है, कोई भी सब्जेक्ट है ना, जो भी पढ़ाई जाती है उसको मल्टीपल्स रिवीजन, बार बार रिवीजन कीजिए, उस बात को लिख लिख करके याद कीजिए, है ना। तो और हम लोग यहाँ पर जो खड़े हैं, हम लोग वही चीज पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। ऐसा नहीं कि वैसे ही पेन लेकर खड़ा होगी, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ आता है, इसलिए यहाँ पर खड़े हैं, ठीक। तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ जितना भी टीचर्स हैं, जितना भी फैकल्टी है, सारे के सारे स्मार्ट फैकल्टी है, सारे के सारे फैकल्टी को सब कुछ आता है ना, मतलब स्मार्टली आता है उसको सब कुछ, ठीक है ना। तो सारे के सारे जो भी है, चाहे जो है आपका आज जो पढ़ाए शाहनवाज सर हैं, चाहे इम्तियाज सर हैं, चाहे बाकी प्रवेश सर हैं या साहिद सर हैं, जो भी हैं, सब के सब हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी हैं, इसमें नो डाउट, है ना। और सब हम लोग अरसों से जुड़े हुए हैं, और कोई यहाँ से ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टीचर्स बोलते रहते हैं कि भाई ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। हम लोग बिजनेसमैन नहीं है, हम लोग पढ़ाने पर फोकस करते हैं, सब दिन पढ़ाते आए हैं। हम लोग पढ़ाई को प्राइमरी कंडीशन में रखते हैं, सेकेंडरी पैसा सेकेंडरी थिंग्स है ना। इसलिए पढ़ाई कभी भी बाधित नहीं होगी, और बेहतरीन तरीके से मेरी कोशिश रहेगी, आप लोग की भी कोशिश रहना चाहिए कि यहाँ से अगर कोई यहाँ पर आए हैं तो भाई सिलेक्शन करवा करके ही जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है। आप ये प्रण ले लीजिए, ठान लीजिए कि भैया यहाँ से सिलेक्शन लेकर जाना है। और अगर आपके अंदर जुनून है कि भैया मुझे बस सीटेट क्वालिफाई करके जाना है, तो आप कर लोगे। अगर आपके अंदर लगता है भैया नहीं कर पाएंगे, या होगा या नहीं होगा, है ना, तो फिर आप दुविधा में फंसे रहेंगे, आपसे नहीं होगा। जो चीज भाई इंसान ही करता है, सीटेट क्वालिफाई कौन करता है भैया, इंसान ही करता है, ठीक है। आपके अंदर एबिलिटी, दिमाग तो है ही, अगर आप पढ़े लिखे हैं, इतना दूर तक पहुंचे हैं, डीएलएड किए हैं, तो फिर तो आपके अंदर दिमाग तो है, ये ऑलरेडी है भाई, ठीक है। बातचीत नहीं करना भाई, अरे कर ले से तो बातचीत बाद में होगा भाई, अभी सुनो यहाँ पर बात, ठीक है। बात को सुनिए, यहाँ पर हम अपने फायदे के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, आपके फायदे के लिए ही बोल रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो भी चीज पढ़ाई जाती है उसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए, दिमाग में एकदम स्मार्ट रखिए, दिमाग है ना, स्मार्ट रखिए भैया ये चीज पढ़ना है। और जब भी पढ़िए ना भाई, एनर्जेटिक के हिसाब से पढ़िए। कई लोग पढ़ते हैं, हम समझाते भी रहते हैं, सेमिनार भी लगाते हैं, भागलपुर में अलग अलग टीचर्स के यहाँ भी जाते हैं, ठीक है। तो समझाते भैया पढ़ना कैसे, स्मार्टली पढ़ना है। कोई एक जो है ना, कोई एक बंदा पढ़ता है 6 घंटा पढ़ता है, वो कान में एयरफोन लगा लेता है, ठीक है ना, पढ़ रहा है, उधर खाना बनाने भी दे दिया है, उधर भी दिमाग है, इधर भी दिमाग है, फिर वो पढ़ाई नहीं होता है ना। आपको पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है ना, आपको स्मार्टली पढ़ना है भाई, ठीक है। पढ़ने बैठ गए तो फुल एनर्जी के साथ, जिस तरह से आप एग्जाम में बैठते हैं बनाने के लिए सवाल को पूरा एनर्जी लगा देते हैं भैया, एक भी छूटना नहीं चाहिए। उसी तरह से आपको क्लास घर में भी जो पढ़ते हैं, तो आपको पूरा एफर्ट्स लगा करके पढ़ना है, पूरा जी जान लगाकर पढ़ना है। कई लोग सोचते हैं भाई 2 माह, अभी तो बहुत टाइम है भाई, बहुत टाइम है, दिसंबर आएगा, एग्जाम होगी, क्या होगी नहीं होगी। भाई साहब आप गलत फहमी में हैं। आप बचपन क्लास से इसी चीज की तैयारी करने के लिए, आप इसी नौकरी को पाने के लिए ही पढ़ रहे हैं, आज से थोड़ी तैयारी कर रहे हैं। आप नर्सरी क्लास 1 से तैयारी कर रहे हैं भाई। आप ये एन वक्त पर अगर आप छोड़ दीजिएगा, 3 महीना 4 महीना अगर आप छोड़ दीजिएगा, कब होगा नहीं होगा भैया, सारे चीज को कंसोलिडेटेड वहां तो पढ़ते हुए आ गए, लेकिन सब चीज को सिस्टमेटिक वे में आप लास्ट में आपको रखना है, पढ़ना है लास्ट में। तो उसी टाइम में आप स्किप कर जाएंगे, छोड़ देंगे, तो फिर दिक्कत होगी, फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। बचपन से अभी तक जो पढ़े हैं, डीएलएड वगैरह जो भी किए हैं, तो अगर आप उस चीज के जिस पर्पज से आप किए हैं, जिस एम को सोचकर आप किए हैं भैया मुझे टीचर बनना है, और फिर आप बन ही नहीं पाए, तो फिर करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, ठीक है। तो अगर आप वो पर्पस आपके दिमाग में क्लियर है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, बढ़िया से मेहनत करनी चाहिए। जो भी 3-4 महीना है, आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में मेहनत करना चाहिए, पागल की तरह मेहनत करना चाहिए। जिसके अंदर पागलपन रहता है वही इतिहास रचता है। अगर आपके अंदर पागलपन नहीं है तो आप इतिहास नहीं रच पाएंगे, है ना। तो पागलपन लाइए, पढ़ाई का पागलपन लाइए, है ना। अगर 3-4 महीना पढ़ लेते हैं, सेटेट क्वालिफाई हो जाता है, आने वाले टाइम में जो है टीआरई 4 या 5 में बढ़ जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपकी लाइफ अलग ही मोड़ ले लेती है ना। अगर नहीं हो पाता है भाई, आपको पता है कि जिंदगी कितना स्ट्रगल है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। 2 टका आप कमा नहीं पाएंगे ना, बड़ा मुश्किल होता है। 10 टका 5 टका कमाने के लिए मुश्किल होता है, वहां तो भाई आपको सीधा सीधी जाना है,
और स्कूल जाना है और ठीक है, टीचिंग है, पढ़ाना है और आना है, ठीक है ना, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ जानते हैं उस चीज़ को पढ़ाने में क्या ही दिक्कत है। अब यहाँ पर हम खड़े हैं, हमको बताना है, मैथ्स बताना है, हमको क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं ऑलरेडी। उसी तरह से जो चीज़ जानते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पढ़ो यार, बढ़िया से पढ़ो, पागलपन की तरह पढ़ो और दुनियादारी छोड़ दो, है ना। दुनियादारी छोड़ने का मतलब ये है कि आज के दौर में होता क्या है कि या तो दोस्ती यारी में लोग बर्बाद हो जाते हैं, है ना, या फिर मोबाइल का एडिक्शन सबसे खतरनाक एडिक्शन है आज के दौर में। मोबाइल जो है ना, कई लोग को मैंने देखा है कि भैया वो 1 मिनट के लिए अपने मोबाइल को इधर से उधर नहीं जाने देते हैं। वो खाना खाते हैं तो मोबाइल साथ में रखते हैं, मोबाइल देखकर खाते हैं। वो बाथरूम जाते तो साथ में मोबाइल लेकर जाते हैं। ऐसा स्थिति बन गया है, ये रियलिटी है। ये आप समझिए कि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है भैया। ये एक छोटा सा मोबाइल है, आपको नचनी नचा दे रहा है और वो बोल रहा है कि ये करो वो करो, तो वो करते जा रहे हैं। भाई आप मोबाइल में आप जो देखते हैं ना, वो रियलिटी नहीं है। आप मान लिया जाए कि आप भोजपुरी का कॉमेडी वीडियो देख रहे हैं, है ना, आप में सिर्फ भोजपुरी का कॉमेडी वीडियो उसी तरह का चीज आएगा, दूसरा चीज पढ़ाई लिखाई वाला नहीं आएगा भाई। आप देखो उसका ट्रेंड ही यही होता है, जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियो देखते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियो आता है। आप कांग्रेस पार्टी का वीडियो देखिए, कांग्रेस पार्टी का खाली शो होगा, बीजेपी का देखिए तो खाली बीजेपी का शो होगा, उसका ट्रेंड ही अलग है। तो आप नहीं समझ पाओगे, आप इंडिपेंडेंट दिमाग से आप काम नहीं कर पाओगे, है ना। तो वो आपको समझना है कि कैसे हमें क्या करनी है, ठीक है। तो भाई अपने अंदर जुनून रखिए, जिसके अंदर जुनून, देखो हम आपको मोटिवेट कितना देर 1 घंटा 2 घंटा कर सकते हैं, लेकिन आपको सेल्फ मोटिवेशन होगा आपके अंदर। अगर आपके अंदर है कि मुझे कुछ करना है ना, अंदर से है कि मुझे कुछ करना है, परिवार के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, तो फिर आप पढ़ोगे। अगर आपको लगता है कि मेरे फादर के पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा संपत्ति है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो फिर तो भाई आप नहीं करोगे, है ना। अक्सर देखा गया है, आप देखे होंगे कि भाई जिसको लगता है ना, जिस बच्चे को माँ बाप की भी कई बार माँ बाप की परवरिश में भी कुछ कमी रह जाती है बच्चे के बीच में, कि भाई माँ बाप समझा नहीं पाते बच्चे को कि भाई आप अपने से कमाएंगे तो वही आपका कमाई है ना। माँ बाप की कमाई में कब तक माँ बाप के पीछे पड़े हुए रहेंगे। आप लोग का उम्र 20 साल 22 साल 23 साल जो भी हो गया है, और इस उम्र में भी आप देखिए माँ बाप का क्या इंपॉर्टेंस है, उस बात को भी समझना जरूरी। इस उम्र में भी बहुत सारे लोग हैं, इनमें से होंगे बहुत सारे इनमें से होंगे जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे कि खुद से कमाते हैं, खुद से घर चलाते हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई 22 साल आप समझते हैं, 20-22 साल की उम्र, शुरुआत से आपको पढ़ाते आ रहा है, सब कुछ करते आ रहा है, आपका सारा चीज ख्याल रख रहा है, लेकिन आपको भी तो माँ बाप का ख्याल रखना है। उसके लिए आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, फाइनेंशियल आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा, मतलब पैसा कमाना पड़ेगा, तभी आप जो है माँ बाप की खिदमत कर पाएंगे, है ना। उसके ओवरऑल पैसे पर ही आती है, ठीक है। तो खैर ये बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो धीरे धीरे चीजें, ये तो जनरल लाइफ से रिलेटेड बातें हैं, है ना, तो ये चलते रहेगी। बट आप ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप पढ़ो, है ना, और पढ़ के ही कुछ हासिल कर सकते हो। हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, हम लोग का एक ही जरिया है पढ़ाई, है ना। पढ़ाई का अगर झंडा हाथ में उठा लिए तो पढ़कर ही कुछ हासिल कर सकते हैं। भाई हम लोग बड़ा बड़ा पॉलिटिशियन नहीं बन सकते हैं, हम लोग सचिन तेंदुलकर विराट कोहली नहीं बन सकते हैं, हम लोग लता मंगेशकर या बाकी जो भी है ना, वो सारे के सारे सिंगर्स नहीं, बहुत मुश्किल है। और उस सब में जो भी मान लिया जाए विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है, वो दूर से ही दिखता है। अगर किसी आदमी में होगा ना भैया कि वो क्रिकेटर बनना है, तो दूर से ही दिखता है कि भाई वो क्रिकेटर बन जाएगा। अगर आप सिंपल है ना कि जैसे लोग सिक्स मारते हैं, जैसे ड्राइव करते हैं, तो आप भी करते हैं, तो फिर आप नहीं बन सकते। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, जैसे धोनी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर क्वालिटी था, शुरू से ही दिखता था कि लंबा लंबा छक्का मारता था, लगता था कि यार ये तो इसको तो इंडिया में खेलना चाहिए, है ना। तो ये चीज होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। तो हम लोग में अगर वो चीज क्वालिटी है तो आप जा सकते हैं, नहीं है तो पढ़ाई का झंडा हाथ में लीजिए और बढ़िया से पढ़िए और सिलेक्शन करवा कर जाइए। आप लोग के साथ तौफीक सर है ना, ये जब तक हैं ये अपना फायदा नहीं देखते, है ना। ये सारा का सारा पैसा टीचरों में बांट देते हैं, ठीक है, सारा का सारा पैसा वो अपना चाहे कर्जा मेरे, वो उसका कहना है कि भैया एक हम बच्चे को एक माहौल देंगे, एक माहौल क्रिएट करेंगे, एक इनिशिएटिव क्रिएट करेंगे, जिसके जरिए से हमारे मुआशरे के बच्चे एक अच्छा माहौल बने, खुशनुमा माहौल बने और सब एक अच्छे मुकाम को हासिल करे। उसका एम है ये, है ना, चाहे अपना जो भी हो, है ना। तो ये चीज है। तो ठीक है, बहुत सारी बातें मैंने बोल दिया, रहने दीजिए आज का क्लास यहीं पर, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे यार। कितना टाइम हो गया, बंद कर दीजिए।